सदन यानी कि राज्यसभा की आज की कार्रवाई की शुरुआत राणा सांगा को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखे नोकझोंक के साथ हुई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में मर्यादित आचरण करने की बात कही। उन्होंने कहा कि राणा सांगा एक वीर योद्धा थे, उन्होंने युद्ध में अपना एक हाथ गंवा दिया था। Rana Sanga was such a venerable figure. He lost his one hand, he lost his one leg, he lost half of his body fighting valiantly. And symbol of chivalry, symbol of patriotism, symbol of nationalism, and to the last drop in his body, he fought. I saw it as a child. For 6 years, the fort was in front of my house, at a distance, but visible. I would urge everyone, we have heroes all over. We have Shivaji, we have Rana Sanga, we have Maharana Pratap, number of them and in every communities we have, every community. We have Birsa Munda, means anyone. I would therefore want this House to unanimously endorse that as members of this House, we will maintain highest rectitude when it comes to sensitive issues. वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राणा सांगा को लेकर जो वक्तव्य दिया गया वो खेदजनक है। किसी को भी देश के हीरो का अपमान करने का हक नहीं है। देश का हीरो को अगर इंसल्ट करता है तो मैं नहीं मानता हूं कि ये मुद्दा सिर्फ हमारे रामजीलाल सुमन जी का अकेला का है। वो बहुत सीनियर एमपी है, हम लोग लोकसभा में भी साथ रहे हैं, कई साल पहले भी यहां आए हैं। इसको मैं इज्जत देता हूं व्यक्तिगत तौर पर, एक साथी के तौर पर। लेकिन जो राणा सांगा को लेकर के जो वक्तव्य दिया, अगर यहां से हटा भी दिया, वो बाहर सोशल मीडिया और न्यूज में तो वो तो बिल्कुल चल रहा है। और सुन के किसी को कैसे मंजूर होगा जो भाषा और जिस लहजे में माननीय सदस्य जी ने राणा सांगा के बारे में बोला है। इसलिए मैं आपके बात को सहमत करते हुए मेरा तरफ से ये दरखास्त है, हम लोग आपका स्टेटमेंट को, ऑब्जर्वेशन को एंडोर्स करते हुए विशेष करके जो इंडी गठबंधन है कि नेता कांग्रेस पार्टी को भी मैं अनुरोध करता हूं, आप भी खुले तौर पर ऐसे स्टेटमेंट को खंडन कीजिए। और चेयरमैन साहब ने जो ऑब्जर्वेशन किया है, कोई भी रीजन, कोई भी जाति का नेशनल हीरो को अपमान नहीं करना चाहिए, देश में भी और इस सदन में भी। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस विषय पर कहा कि जो विषय है उसके दो पहलू हैं। रामजीलाल सुमन ने अमर्यादित बोल बोले हैं, पहले तो बोल फिर उसको दोहराया। उन्होंने देश को बांटने वाली बात कही है। इक्वली निंदनीय है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इतने वरिष्ठ राजनेता होने के बावजूद इसको एक ऐसा ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं जो बार बार ये करते हैं। इस सदन में कई बार हमने देखा है कि जात पात पे देश को बंटवारा करना, जात पात पर लोगों के बीच में गलत भ्रमित करना, फॉल्स नैरेटिव बनाना, ये जो खड़गे जी का बार बार करने की कोशिश होती है वो भी उतनी ही निंदनीय है। अब समय आ गया है दुनिया को, देश को इस सदन से एक मैसेज जाए, इस सदन से एक आवाज गूंजे कि पूरा सदन एक आवाज में, एक स्वर में रामजीलाल सुमन जी के वाक्य को, उनके जो बात उन्होंने कही है उसको कंडेम करता है, उसको निंदनीय मानता है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ सांसद राधा मोहन ने कहा कि रामजीलाल सुमन ने जो भी कहा वो सोच समझकर कहा और उन्हें उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर ये स्पष्टीकरण दिया होता कि मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था और कह दिया होता कि मैंने जो कुछ कहा मैं उसके लिए शर्मिंदगी महसूस करता हूं और पूरे देश से माफ़ी मांगता हूं, बातें उसी दिन ख़त्म हो गई होती हैं। आश्चर्य की बात है, माननीय सांसद जी का बयान आया, मैं मरते मरते मर जाऊंगा लेकिन मैं अपनी बात वापस नहीं लूंगा। जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं इस बात को वापस नहीं लूंगा। यह बताता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था सोच समझ के कहा था, होशो हवास में कहा था
नियोजित तरीके से कहा था। और यह जो संपूर्ण इंडी ठगबंधन है, ये इस इंडी ठगबंधन की मानसिकता को द्योतक करता है। उधर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि राणा सांगा संपूर्ण भारतवर्ष के लिए स्वतंत्रता संघर्ष के प्रतीक है। महाराणा प्रताप कहते हैं कि राणा सांगा उनके प्रेरणा थे, वे हमारी बहुत बड़ी धरोहर हैं, उनका इस तरह से अपमान करना बहुत गलत है। भारतवर्ष के लिए जो है वो स्वाभिमान स्वतंत्रता संघर्ष का एक प्रतीक है। ये वो योद्धा है जिनकी वजह से आज हमारा वजूद है। 100 के 100 युद्ध उन्होंने लड़े, वो सब के सब महाराणा प्रताप जी खुद कहते हैं कि उनकी वो इंस्पिरेशन रहे हैं हमारे क्षत्रिय समाज के लिए। वो एक बहुत बड़ी हमारे स्वतंत्रता सेनानी या एक तरह का कह लीजिए कि वो हमारी बहुत बड़ी धरोहर है। तो उनका इस तरह से अपमान करना, आए दिन कोई ना कोई इस तरह से एजेंडा चलाना और देश में ये प्रतिक्रिया लाना, ये क्रोध की और ये एक मनमुटाव की और काटने की या बंटवारा करने की ये जो भावना हमेशा लाते रहना, ये बहुत ही गलत बात है। हमें उनकी माफ़ी से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे योद्धा को जो है उनका दायित्व अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए, जैसे महाराणा प्रताप कहते थे कि मेरा वो एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है, हमारे वो रोल मॉडल है, हमें उनके नाम पे कोई कीचड़ नहीं चाहिए। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी कुमार आलोक। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, क्या इतनी आलोचनाओं के बाद और जिस तरह से इस मर्यादित टिप्पणी को लेकर राज्यसभा सभापति ने भी अपनी टिप्पणी दी, इसके बाद क्या समाजवादी पार्टी के नेता रामजीलाल सुमन अब माफी मांगेंगे? ये बहुत इंटरेस्टिंग था। जब सदन की शुरुआत हुई, सदन की शुरुआत से ही ये हंगामा होने लगा, खासकर सत्ता पक्ष के सदस्यों के द्वारा कि जिस तरीके के बोल रामजीलाल सुमन ने बोला है। ये 21 मार्च को जब गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर जो बहस हो रही थी, उसी में रामजीलाल सुमन ने ये बोला था। उसके बाद से फिर विवाद थम गया था। उस दिन आलोचना हुई, लेकिन उसके बाद मामला थोड़ा ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन फिर बाद में जाकर के उनको कहा गया कि माफ़ी मांगने के लिए, तो उन्होंने मीडिया में जाकर कहा कि मैं मर भी जाऊं, जैसा कि आपने बाइट में सुना राधा मोहन अग्रवाल का, कि मैं मर भी जाऊंगा तो यही कहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा अपने शब्द वापस नहीं लूंगा। उसके बाद से यह मामला गर्मा गया और अब आज जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो ये मांग उठने लगी कि रामजीलाल सुमन सदन में मौजूद थे और उनसे कहा जाए कि वो माफ़ी मांगे इस वक्तव्य को लेकर के। और पहले तो सभापति ने बताया कि सदस्यों का आचरण कैसा होना चाहिए, और उन्होंने बताया, खुद के अनुभव को बताया कि जब वो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में पढ़ते थे तो राणा सांगा के किला का रोज वो दर्शन करते थे। और मैं जानता हूं कि राणा सांगा का इतिहास में क्या योगदान रहा है, और उनको ऐसे वीर लोगों के खिलाफ इस तरह का बयान देना एक जिम्मेवार पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा वास्तव में निंदनीय है। उसके बाद पीयूष गोयल, जैसा कि आपने बाइट में सुना, उन्होंने भी कहा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट तब आया जब मल्लिकार्जुन खड़गे, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब वो बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने तो पहले तो कहा कि राणा सांगा जो भी थे बहुत वीर थे और हम उनका सम्मान करते हैं, और स्पीकर सभापति ने जो कुछ भी कहा है राणा सांगा के बारे में मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन जिस तरीके से राणा सांगा के स्टेटमेंट के बाद, स्टेटमेंट के बाद रामजीलाल सुमन के आगरा स्थित घर पे करनी सेना हो, चाहे जो भी जिन्होंने भी हमला किया या बुलडोजर लेके गए, तो ये दलित के साथ नहीं, अगर ये दलित थे इसलिए ऐसा हुआ। तो इसको लेकर के फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में हंगामा फिर शुरू हुआ। तब पीयूष गोयल ने जाकर कहा कि इस मामले को दलित और जात पात से जोड़ना खड़गे जी की मानसिकता को दर्शाता है कि वो कितनी इनकी सोच छोटी है। और उसको लेकर के फिर जब सभापति महोदय ने राम गोपाल यादव का नाम लिया कि वो अब उठ के बोलेंगे, और उसके बाद नंबर उनका भी आना था, रामजीलाल सुमन का भी आना था। और ये इंटरेस्टिंग होता कि रामजीलाल सुमन का जब नंबर आने वाला था, अगर वो बोलने के लिए खड़े होते तो वो क्या बोलते, ये देखना इंटरेस्टिंग था। लेकिन इतना ज़्यादा हंगामा हुआ कि सभापति महोदय को एडजर्न करना पड़ा हाउस को। आलोक, दो बड़े बयान आज सुबह से। पहला बयान मल्लिकार्जुन खड़गे का, और उससे पहले जिस तरह से रामजीलाल सुमन ने इस बयान को कहा कि किस तरह से बाबर इब्राहिम लोधी और राणा सांगा का जिक्र किया है, इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, पीयूष गोयल का यह आरोप सीधे है कांग्रेस पे और पूरे इंडी गठबंधन पर कि एक सोची समझी रणनीति के तहत देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। क्या ये विवाद अब राणा सांगा से आगे बढ़ते हुए, जिस तरह से दलित की बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, तो ये एक बड़ी सोची समझी रणनीति लग रही है, या विपक्ष इसको लेकर
एक नया मामले के तौर पर आगे बढ़ेगा? देखिए, कांग्रेस ने जो हाल के दिनों में आप देखें लोकसभा इलेक्शन के पहले से या लोकसभा इलेक्शन के 6 महीने पहले से जो उन्होंने कार्ड ट्रम्प खेलना शुरू किया है, जातिगत आरक्षण की बात करते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं और बिहार में भी जाकर के वो इस तरह की बातें करते हैं कि जातिगत आरक्षण जो नीतीश कुमार ने किया है वो फ्रॉड है। तो ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है कि इस मामले को कहीं से, इस मामले में जातिगत मामला कुछ था ही नहीं। ये आपने जो बयान दिया उस बयान का वो जो घटना हुई है उस बयान के चलते हुई है, ना कि आपके दलित होने के चलते हुई है, ना कि आपके पिछड़ा होने की वजह से हुई है, ना कि आपके अगड़ा होने की वजह से हुई है। लेकिन कांग्रेस ने, खासकर कांग्रेस ने इस मुद्दे को जो ट्विस्ट देने की कोशिश की है उसको लेकर के सत्ता पक्ष खासा नाराज है और ये नाराजगी सदन में देखने को मिली। राहुल गांधी भी आउटसाइड पार्लियामेंट कहते रहते हैं, आरक्षण की बात करते रहते हैं, जातिगत आरक्षण की बात करते रहते हैं। तो ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था जो मल्लिकार्जुन खड़गे जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने इस मसले को दलित सम्मान के साथ जोड़ दिया। वो अब देखना ये होगा, हालांकि राज्यसभा की कार्रवाई फिर शुरू हो गई, क्वेश्चन आवर स्मूथली चला, जिसमें कि सदस्यों के सवाल का जवाब विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री ने दिया, चाहे वो कृषि मंत्री हो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे अश्विनी वैष्णव जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में उन्होंने जवाब दिया सदस्यों का। तो अब हालांकि ये राज्यसभा में जो हंगामा हुआ उसके बाद लोकसभा में जब 0 आवर हो रहा था तो वहां भी हंगामा हुआ, लेकिन वो हंगामे के बीच जो है 0 आवर चलता रहा। बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद ने इस मामले को उठाया जब 0 आवर में, और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही खेदजनक है कि जिस तरीके का व्यवहार रामजी लाल सुमन ने किया, एक सीनियर मेंबर हैं और उसके बाद वो रिपीट कर रहे हैं। हालांकि राज्यसभा में जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था तो उसको एक्सपंज कर दिया गया था, तो लेकिन इसके बावजूद जैसा कि किरण रिजिजू ने बताया, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री आलोक संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अगर एक्सपंज कर भी दिया गया है, संसदीय कार्रवाई से हटा भी दिया गया है तो वो बड़ा मसला नहीं है। बड़ा मसला यह है कि संसद एक स्वर में इसकी निंदा करे और इसको कंडेम किया जाए। क्या इस पर आपको लगता है सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ होंगे? आप देखिए, इसमें बात यह है कि समाजवादी पार्टी के जो अन्य जो मेंबर्स हैं वो इसमें बोलने से कतरा रहे हैं और फिर वो कहते हैं कि राणा सांगा को हम सम्मान देते हैं, मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं कि वो बहुत बड़े देशभक्त थे और अंतिम समय तक वो अपने शरीर को न्यौछावर कर दिया लड़ते लड़ते विद्रोहियों से। तो अब कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि हम राणा सांगा का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर ये जो कंडेम करने की बात है उसको अब देखना होगा कि जो अन्य जो पार्टी के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की इतर जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके अंदर क्या तालमेल होता है, क्या ऐसा होगा। हालांकि पीयूष गोयल ने भी कहा है कि हमें दुनिया को संदेश देना चाहिए, पूरे भारत को संदेश देना चाहिए कि जो हमारे शौर्य, जिन्होंने हमारे लिए शौर्य गाथा लिखी, जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़ा, जिन्होंने हमारी गौरव के लिए अपना जान गंवाया, उन लोगों के लिए जो भी अपमान की भाषा का प्रयोग करेगा, ये पूरा सदन इसकी निंदा करता है और एक रेजोल्यूशन पास किया जाए। तो अब देखना होगा कि कल आज के बाद फिर सोमवार को ईद उल फितर है, तो मंगलवार को जब फिर कार्रवाई शुरू होगी तब ये देखना होगा कि संसद इस मुद्दे पर, खासकर राज्यसभा इस मुद्दे पर क्या करती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक पूरी जानकारी के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. और राज्यसभा की आज की आगे की कार्यवाही की बात की जाए तो राज्यसभा में वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 पर चर्चा जारी है। ये विधेयक भारत में लागू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को कानूनी प्रभाव देने का प्रयास करता है। विमान और मोबाइल उपकरणों से संबंधी इन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को भारत ने 2008 में स्वीकार किया था।
लोकसभा की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान रसायन और उर्वरक मंत्रालय से उर्वरकों की कीमतों से जुड़ा प्रश्न पूछा गया। प्रश्न का उत्तर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिया। इसके साथ ही आयुष मंत्रालय से आयुष्मान योजना के अंतर्गत आयुर्वेद संस्थान से जुड़ा सवाल पूछा गया। प्रश्न का जवाब आयुष मंत्री प्रतापराव गणपतराव जाधव ने दिया। लोकसभा की आज की आगे की कार्रवाई की बात की जाए तो लोकसभा में आज भारतीय पतन विधेयक, तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024 विचार और पारित किए जाने के लिए सदन में प्रस्तुत हो रहा है। और राजेश इस विधेयक से जुड़े तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, सबसे पहले तो किस तरह से भारत में विकास को लेकर और खासकर अगर हम इस दिशा में काम को लेकर बात करें तो किस तरह से ये एक बड़ा बदलाव लेके आएगा ये पूरा बिल? देखिए ऋतु, जो लोकसभा की कार्रवाई में आपने जिक्र किया कि ये जो दोनों विधेयक थे इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। हालांकि विपक्ष की तरफ से कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति भी दर्ज कराई, लेकिन उसके बाद जीरो आवर में जो लोक महत्व के सवाल हैं वो पूछे जाना जो है वो शुरू हो गया और सदन की कार्रवाई फिर भोजन अवकाश के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। अब ये उम्मीद की जा रही है कि सोमवार को ईद की छुट्टी होगी और मंगलवार को जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो इन विधेयकों पर सत्ता पक्ष की कोशिश होगी कि इन पर चर्चा पूरी कराने के बाद इस विधेयकों को पारित करा लिया जाए। जहां तक इसके महत्व का सवाल है तो निश्चित तौर पर जो बंदरगाह के विकास की बात करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे हिंदुस्तान का, उसमें कहीं ना कहीं रोडवेज, हाईवेज और वाटरवेज के मामले में भारत को समृद्ध करने की दिशा में यह जो है विधेयक जहां कारगर साबित होगा। वहीं पर ये 1908 में जो कानून बंदरगाहों के लिए बनाए गए थे उन कानूनों को निरस्त करने के बाद ये जो नया कानून अस्तित्व में आएगा वो 2008 वाले कानून की जगह ले सकेगा। तो निश्चित तौर पर नज़र होगी कि जब ये इस विधेयक पर चर्चा होगी तो फिर उस चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा क्या कुछ निकल कर सामने आता है, इसके नफ़ा नुकसान पर चर्चा होगी और देखना होगा कि विपक्ष किन किन क्लॉजों को लेकर विरोध दर्ज करा रहा है। ये इस बात का पता चलेगा तब जब इस पर विधेयक पर चर्चा शुरू होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश पूरी जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विदेश की धरती पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल ममता लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलोंग कॉलेज में भाषण देने पहुंची थी। भाषण के दौरान स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के छात्र नेताओं ने ममता बनर्जी से आरजीकर मेडिकल कॉलेज से जुड़े मुद्दे पर सवाल किए, साथ ही उनके भाषण का विरोध किया। SFI UK के छात्रों ने गो बैक के नारे लगाए। छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर ममता बनर्जी ने नाराज होकर अपने राज्य के शासन मॉडल की बात की। उन्होंने कहा कि उनके शासन मॉडल में भेदभाव की अनुमति नहीं है और वह समाज के सभी वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता देती हैं। वहीं SFI UK ने एक बयान में विरोध प्रदर्शनों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उन्होंने ममता के झूठ का विरोध किया और सामाजिक विकास के सबूत मांगे, जिसका ममता बनर्जी अग्रणी होने का दावा करती हैं। छात्र नेताओं ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने ममता बनर्जी और TMC के भ्रष्ट अलोकतांत्रिक शासन के विरोध में अपनी आवाज उठाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ब्रिटेन यात्रा और उनके बयान पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ममता आरजीकर कॉलेज में जो हुआ उसका जवाब देना होगा। वहां के लोग भी ममता से इस मामले में जवाब चाहते हैं। ममता बनर्जी लंदन जा रहे हैं, भाषण देंगे तो वहाँ के लोग पूछेंगे आरजीकर में क्या हुआ। आज आरजीकर जैसा घटना तो पूरा बंगाल में हो रही है। महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं, सबसे नाबालिग शादी लड़कियों की बंगाल में हो रही है। हजारों लड़कियाँ प्रेग्नेंट है, अंडर एज। क्यों हो रहा है, ये क्या चल रहा है समाज में, ये सबको मालूम है। तो वो अगर प्रश्नों कोई करेगा उत्तर देना है, आप बिगड़ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, कौन छोड़ेगा आपको। उधर बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता जब भी विदेशी धरती पर जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं। अब ममता बनर्जी भी राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चल रही हैं। इंडिया अलायंस का हर नेता जब भी भारत के बाहर जाता है वो भारत का अपमान करता है और देश के खिलाफ अपनी घृणा को एक्सपोज करता है। राहुल गांधी पूर्व में कई बार ऐसा कर चुके हैं और अब ममता बनर्जी राहुल गांधी के कदमों पर आगे बढ़ चुकी है।
जब एक इंटरव्यूअर ने लंदन में ये पूछा कि भाई भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है और यूके नंबर 6 की अर्थव्यवस्था है और 2060 तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत होगा, तो ममता बनर्जी बोलती है नहीं, मैं इससे अग्री नहीं करती। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि भले वो ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी हो, इनके जहन में भारत के प्रति घृणा है। और इस खबर पर प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसेनजीत, सबसे पहले तो ममता बनर्जी के इस पूरे बयान को लेकर, इस भाषण को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जहां उन्होंने छात्रों का विरोध भी देखा। एसएफआई यूके के ये छात्र थे, लेकिन सवाल ये था कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में आरजीकर कांड को लेकर जिस तरह की व्यवस्था रही है सरकार की, वो कैसी उसकी पूरी भूमिका पर सवाल उठाए। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने सवाल उठाए भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भी। नहीं, देखिए रितु, पहले तो मैं प्रदर्शन के बारे में बता दूं कि हाँ, ये सही है कि बंगाल में ममता बनर्जी से सवाल पूछा नहीं जा सकता और इसीलिए जब किसी जगह पे मौका मिला है, किसी ने भी हो सवाल तो उठाया, ये ठीक बात है और ये सवाल उठाना चाहिए। और ये भी ममता बनर्जी की जो रवैया है वो लंदन में दिखा दिया है कि वो किस तरह से किसी सवाल का जवाब ना देते हुए किस तरह की बिहेव करती है। और इससे पता चलता है कि वापस कोलकाता में या बंगाल में पत्रकार लोगों की क्या हाल है कि सवाल पूछने में उनको क्यों इतना हिचकिचाहट है और सवाल पूछने से उनके घर पे रात को पुलिस क्यों पहुंच जाती है। ये कम से कम पूरे देश को पता चल गया कि ये जो हम गला फाड़ फाड़ के पिछले कई सालों से ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि बंगाल में जो ममता की राज है बेसिकली ये पुलिस राज है और बेसिकली ये गुंडा राज है। चाहे जितना भी झूठा स्टैटिस्टिक्स दिखाने की कोशिश किया जाए, लेकिन उससे कुछ हकीकत बदल नहीं सकता। हकीकत यह है कि बंगाल ऐसी स्थिति पर है जहां से फिर वापस घूमकर खड़ा होना काफी मुश्किल है, चाहे आने वाले दिनों में जो भी सरकार बने। तो ये जो है ये सवाल उठाया गया वहां पे और आरजीकर के बारे में सवाल उठाना जाहिर सा बात है। संदेश खाली के बारे में सवाल उठाना चाहिए था और ऐसे कई सारे पिछले कई दिनों में रितु, अगर आपको पता है कि बंगाल के अलग अलग जगहों पे महिलाओं की जले हुए शव मिलता रहा। तो ये कम से कम 3-4 स्टोरी हम डीडी बांग्ला में किए हैं और आपसे भी बात की है इसके बारे में। तो ये जो स्थिति पूरे बंगाल में है, यहाँ पे रायट आए दिन जो कम्युनल दंगा है वो जारी है, आज भी जारी है। या मालदा में जहां पे रायट को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल फोर्स को उतारना पड़ा। मतलब आपको पता है कि अब अभी होम मिनिस्ट्री का ये डिसीजन है कि बांग्लादेश सीमा से 50 किलोमीटर तक लॉ एंड ऑर्डर के लिए कभी कभी सेंट्रल फोर्स को तैनात किया जा सकता है। और उसी की दायरे में होम मिनिस्ट्री ये मोथाबाड़ी मालदा में जहां पिछले 4 दिन से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था, वहां पे सेंट्रल फोर्स उतारा गया है, जिसमें ममता बनर्जी का कोई सोच नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी जो जगह है, आपने पूछा कि ये जो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, ये तो दरअसल पूरी, जैसे प्रदीप भंडारी भी कह रहे थे कि ये राहुल गांधी की नक्शे कदम पर चलने का एक पूरे इंडी गठबंधन का ये एक रवैया देखने को हमें मिल रहा है कि जिस तरह से उन्होंने आई विल डिफर, जहां पे जो प्रश्न करने वाले हैं, जो सवाल पूछने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि ब्रिटेन को पार करके अभी भारत 5वां अर्थव्यवस्था है, ब्रिटेन पीछे चला गया, आगे जाके 2060 में भारत 1 नंबर अर्थव्यवस्था बन सकता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। वहां पे उन्होंने आई विल डिफर, ये ऐसे कैसे कह सकती है? बंगाल जैसे माने भारत जैसे देश की एक प्रदेश का मुख्यमंत्री वो जाके इस तरह से भारत की प्रगति को इस तरह से वहां पे नकार सकती है? ये इसके लिए पूरी देश में सवाल उठना चाहिए और पूरी देश में इसका चर्चा होना चाहिए। रितु, प्रसेनजीत, जब हम देखते हैं विदेश की धरती पर और खासकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पर जब भारतीय नेता पहुंचते हैं तो भारत में विकास को लेकर और साथ ही साथ पूरी राजनीति को लेकर कई सवाल पूछते हैं स्टूडेंट्स। एसएफआई वाम पार्टियों का एक स्टूडेंट विंग है, इसके सवाल पूछने पे भले ही आपत्ति हो, समझ में आता है कि वो उसको कोई राजनीतिक रंग दिया जा सकता है, लेकिन अगर भारत की प्रगति, विकास यात्रा पर अगर सवाल है तो कैसे ममता बनर्जी अपने विकास मॉडल के लिए क्या
वो तमाम पक्ष नहीं रख पाई तो उन्होंने भारत की ही पूरी विकास यात्रा पर सवाल खड़ा करा। क्या ऐसा लगता है? देखिए रितु, मुझे लगता है कि ये एक तरह की जो कॉलोनियल हैंगओवर पूरे बंगाल में अभी भी रह गया है ना, कॉलोनियल हैंगओवर के कारण ये लोग सोच नहीं सकते कि ब्रिटेन को पार करके भारत पांचवा अर्थव्यवस्था बन सकता है। ये सिर्फ एक कॉलोनियल हैंगओवर और माइंडसेट की एक नमूना है, जिस तरह से चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने आई विल डिफर ऐसे उन्होंने बता दिए हैं। उनको लगा कि मैं इंग्लैंड में बैठे हुए जो हमारे ऊपर 200 साल राज किया है और कोलकाता से ही उनका राज शुरू हुई है, उसी कोलकाता से आते हुए अगर आने के बाद अगर मैं ब्रिटिश के सामने ब्रिटिश का निंदा करे तो ये शायद हमारे कॉलोनियल हैंगओवर के लिए। तो आपका कहना है कि प्रसन्नजीत, गुलामी की मानसिकता से ग्रस्त ममता बनर्जी ने इस तरह का बयान दिया जहां उन्होंने इंग्लैंड की धरती पर भारत का अपमान किया है, जब अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादा बेहतर दिखाई देती है इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था से। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्नजीत पूरी जानकारी के लिए। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल सीबी आनंद बोस को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वह पश्चिम बंगाल सरकार को मालदा जिले के मोथाबारी में सनातनी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सीएपीएफ तैनात करने का निर्देश दें। दरअसल पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर ममता सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के मोथाबाड़ी इलाके में सांप्रदायिक तनाव ने हिंसक रूप ले लिया है। उपद्रवियों ने कई दुकानों और घरों को निशाना बनाया, खासकर हिंदुओं की दुकानों और घरों पर हमले किए गए। मालदा हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांतु मजूमदार ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। सुकांत मजूमदार ने कहा है कि हिंसक भीड़ ने हिंदुओं के घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की। ममता बनर्जी की सरकार मूकदर्शक बनकर देखती रही। ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति की कीमत है हिंदुओं के लिए अराजकता, भय और अन्याय। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया गया है कि सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आज कोर्ट में पुलिस की ओर से इसको लेकर रिपोर्ट दाखिल की गई। अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। कोर्ट में दायर शिकायत में आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल, पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद रही नीतिका शर्मा ने दिल्ली में विभिन्न जगहों पर बड़े आकार के होर्डिंग लगाकर जानबूझकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है। इस पर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। विकास इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, एक तो पूरा मामला क्या है और कोर्ट ने एफआईआर जो दर्ज करने की बात की है उसके पीछे के आधार क्या हैं? देखिए, ये द्वारका में कुछ होर्डिंग्स लगाए गए थे आम आदमी पार्टी की ओर से, जिसमें चीफ मिनिस्टर हैं, वहां के स्थानीय विधायक हैं और एक पार्षद हैं। इन 3 लोगों के खिलाफ एक शिकायत दी गई थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, क्योंकि पहले पुलिस ने सीधे एफआईआर दर्ज नहीं की थी, इसीलिए याचिकाकर्ता पहले कोर्ट पहुंचे। वहां उन्होंने ये पूरी रिपोर्ट कोर्ट में रखी कि बहुत बड़े आकार के वहां पर ये होर्डिंग लगाए गए हैं। तो इससे 2 बातें थी। पहला, एक तो पैसे की बर्बादी थी, दूसरा ये सेफ्टी को लेकर के एक हैजार्ड था कि इस तरह के होर्डिंग्स गिरने से कई इस तरह के हादसे हुए हैं। और उसके अलावा ये भी कहा गया था कि इससे डिफेसमेंट हुआ है, क्योंकि ये शहर की जो एक तरीके से शहर को बदसूरत करने वाले होर्डिंग्स हैं, इस तरह जो जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स लग जाते हैं। तो इसमें कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पिछली सुनवाइयों पर भी ये पूछा था कि आपने क्या एक्शन लिया है। कोर्ट के डायरेक्शन पर ही दिल्ली पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज कर ली है। ये डिफेसमेंट ऑफ प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी का मामला है, तो बहुत बड़ी सजा या जुर्माना तो इसमें नहीं है, लेकिन ये जरूर पाया गया है कोर्ट के बाद दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज की है कि ये जो बड़े होर्डिंग लगाए गए ये नियमों के विरुद्ध हैं। एक तो दूसरा ये डिफेसमेंट है पब्लिक प्रॉपर्टी का, तो ये थोड़ा एम्बैरेसिंग हो सकता है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए। हालांकि सजा की बात करें तो इसमें कोई बहुत बड़ी सजा के प्रावधान ऐसे होते नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास पूरी जानकारी के लिए इस मामले पर। और अब बढ़ते पंजाब की तरफ। आप पंजाब में किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की घोषणा की है। सभी जिलों में किसान प्रदर्शन करेंगे। आपको याद होगा कि पंजाब पुलिस ने 19 मार्च को शंभू और खनौरी बॉर्डर से प्रदर्शनकारी किसानों को जबरन हटाया था। पुलिस के इस एक्शन के खिलाफ किसानों ने आज पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान किया है। किसान नेताओं ने कहा है कि जिला स्तर पर डीसी दफ्तरों पर प्रदर्शन किए जाएंगे। इसके बाद 31 मार्च को पंजाब सरकार के मंत्रियों के घरों पर भी प्रदर्शन की घोषणा की गई है।
किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने अपील की है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किए जाएं। फसलों पर एमएसपी की गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर किसान धरने पर बैठे थे और जब उन्हें वहां से पंजाब पुलिस ने हटाया तो किसानों के टेंट और तंबू भी उखाड़ दिए गए, जिससे उनका करोड़ों का नुकसान हो गया, जिसकी उन्हें भरपाई चाहिए। किसानों ने कहा है कि अब तक उनकी 12 प्रमुख मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। इन मांगों में मजदूरों को बेहतर दिहाड़ी और कानूनी व्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण मांगें शामिल हैं। आह्वान के चलते हुए 28 मार्च का दिन जो है, ये किसानों के ऊपर हुए एक दमन के विरोध में उठ रही आवाज का प्रतीक होगा और ये प्रतीक होगा कि आज के बाद जो किसान हैं वो संगठन, वो मोर्चे अलग अलग मोर्चों में हैं, उनके बेशक अलग अलग मतभेद भी हैं, लेकिन वो जरूर ही दमन के विरोध में नहीं बल्कि वो पूरे अपने मुद्दों के लिए, अपनी मांगों के लिए, देश के लोगों के लिए वो अपने संघर्ष को एकजुट लड़ेंगे। संबल में अलविदा जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। धरती से लेकर आसमान में पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। आज संबल की शाही जामा मस्जिद में रमजान महीने के अलविदा जुमे की नमाज अदा की जाएगी। संबल जिले को 11 जोन और 28 सेक्टरों में बांटा गया है। इसके साथ ही मजिस्ट्रेट समेत वरिष्ठ अधिकारी सड़कों पर भ्रमण करेंगे। सुरक्षा के लिए पीएसी और आरएएफ की 10 कंपनियां तैनात की गई हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से सड़कों पर, छतों पर नमाज न अदा करने की अपील की गई है। अलविदा जुमा के लिए पहले चूँकि हर जुमे पर ही मजिस्ट्रेट की तैनाती होती रही है यहाँ पर, तो चूँकि ये आखिरी जुमा है रमज़ान माह का और संवेदनशीलता को देखते हुए 16 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। क्षेत्रीय लेखपाल, राजस्व निरीक्षक सभी को क्षेत्र में डिप्लॉय किया गया है कि वो क्षेत्र में संक्रमणशील रहेंगे और किसी भी तरह की स्थिति पर अपनी नज़र रखेंगे। इसके अलावा पुलिस, सिविल पुलिस, पीएसी और आरआरएफ की भी तैनाती की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर काली पट्टी बांधकर अलविदा की नमाज अदा करने को जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने गलत बताया है। उनका कहना है कि विरोध वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर है। ऐसे में रमजान के पवित्र महीने में अल्लाह की इबादत काली पट्टी बांधकर करना सही नहीं है। इस मुद्दे पर जगदम्बिका पाल से बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल हमारे साथ हैं। वक्फ बोर्ड पर जो जेपीसी बनी थी, सर अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि अलविदा नमाज काली पट्टी पहन कर करें। देखिए, अलविदा की नमाज एक पूरे रमजान के महीने में सबसे पवित्र दिन उनके लिए होता है। आखिरी जुमे की नमाज है और आज अल्लाह के नाम पे, गॉड के नाम पे उनको प्रेयर करते हैं ऑस्पिशियस। और आज फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहे कि पट्टी बांध के जाइए, तो पट्टी होता है कि किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट। तो आज जा रहे हैं गॉड के नाम पे आप प्रेयर करने, और पट्टी क्या गॉड के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। और अगर उसके खिलाफ नहीं जा रहे हैं तो आप राजनीति कर रहे हैं। अभी अमेंडेड बिल आया नहीं सदन में और उसके बाद आप अभी जंतर मंतर पे धरना कर रहे हैं, पटना में कर रहे हैं, और फिर कम से कम इस पवित्र रमजान के महीने में अलविदा के दिन भी राजनीति कर रहे हैं और मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को आंदोलन पैदा कर रहे हैं, लोगों को ट्रेड यूनियन की तरीके से काली पट्टी बांधने की राय दे रहे हैं। इस मंशा क्या है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की? ये तो बहुत ही एक अजीब बात उन्होंने कही। ये इसका मतलब है कि अभी एक्ट पास भी नहीं हुआ, एक्ट सदन में फिर से आया नहीं, और इसके बाद जो मंशा से साफ है कि कहीं न कहीं पूरे देश में एक अव्यवस्था कायम करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कहा है ये कतई उचित नहीं है, बेहद अनुचित है और वो अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। कैमरामैन राणा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को फिर से पाकिस्तान की पोल खोली। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस मुद्दे को लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां मानव अधिकारों का हनन, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और लोकतांत्रिक मूल्यों का व्यवस्थित क्षरण राज्य की नीतियां हैं। साथ ही उन्होंने कहा, हालांकि एक कट्टरपंथी राष्ट्र की मानसिकता को नहीं बदल सकते, लेकिन धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे अल्पसंख्यकों के मामले में बारीकी से नजर रखते हैं। Very, very closely. We take it up, and we take it up at the international level also.
Again, to give two recent examples, sir, in the month of February, our representative at the UN Human Rights Council pointed out that Pakistan is a country where, I quote him, where human rights abuses, persecution of minorities, and systematic erosion of democratic values are state policies. They constitute state policies, which brazenly harbors UN-sanctioned terrorists, and Pakistan is in no position to lecture anyone. Instead, Pakistan should focus on providing actual governance and justice to its own people. Our ambassador in the UN General Assembly also just 2 weeks ago underlined the fanatical mindset of Pakistan, which he said was very well known, and its record of bigotry. So we are taking it up at the international level. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के संसद में दिए गए बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि विदेश मंत्री का बयान पूरी तरह से तथ्यात्मक है। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी देश में बेहद परेशान करने वाली स्थिति है। जो मंत्री ने कहा, ये तो फैक्चुअल है, मतलब उन्होंने काफ़ी फैक्ट्स डिटेल्स देके, आंकड़े भी देके उन्होंने बताया कि ये सब हो रहा है, पिछले महीने में पाकिस्तान में ये सब हुआ। मेरे ख्याल में ये उसको प्रश्न मिला, जवाब उसने फैक्चुअल तरीके से दे दिया। इसमें कोई मेरे ख्याल में राजनीतिक विवाद लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। अभी तो हम जो देखे हैं, उन्होंने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्थानों में जैसे यूनाइटेड नेशंस में ये विषय को उठाते हैं, लेकिन डायरेक्टली तो हम आजकल पाकिस्तान के साथ संपर्क में नहीं है। मेरे ख्याल में ये शायद एक एडिशनल तरीके होंगे हमारी चिंता को उनके मन पर पहुंचाने के। जैसे कि बांग्लादेश में उन्होंने कहा कि हम लोग बांग्लादेशियों से डायरेक्टली बताए हैं कि हमारी चिंता क्या है, उससे तो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए, ज़्यादा असर पड़ता है। चिली के राष्ट्रपति बोरिक की 5 दिवसीय भारत यात्रा पर उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में चिली के मंत्री, सांसद, वरिष्ठ अधिकारी, व्यापार संघ, मीडिया और भारत चिली सांस्कृतिक संबंधों से जुड़े प्रमुख चिलीवासी शामिल होंगे। राष्ट्रपति के तौर पर यह बोरिक की पहली भारत यात्रा होगी। राष्ट्रपति बोरिक 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान भारत चिली संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फ्रंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। राष्ट्रपति बोरिक 5 अप्रैल को चिली लौटने से पहले आगरा, मुंबई और बेंगलुरु जाएंगे। मुंबई और बेंगलुरु में बोरिक राज्य के शीर्ष राजनेताओं, व्यापार और उद्योग प्रतिनिधियों, स्टार्टअप संस्थापकों और इनोवेटर्स से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि चिली के साथ भारत के संबंध पारंपरिक रूप से मधुर और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। चिली लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। राष्ट्रपति बोरिक की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा के साथ साथ आपसी हितों के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। रूस यूक्रेन के साथ विवाद को सुलझाने के लिए यूरोप के साथ मिलकर काम करना चाहता है। साथ ही राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को अस्थायी प्रशासन के अधीन रखने की संभावना का सुझाव दिया है, जिससे नए चुनाव हो सकें और संघर्ष में समझौता करने के उद्देश्य से प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा सके। इसके साथ ही रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के साथ संबंधों में सुधार किया है और 3 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन के साथ संघर्ष को समाप्त करना चाहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कनाडा पर भारी टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद से ही कनाडा और अमेरिका के रिश्तों में तनाव बना हुआ है। इसी बीच अब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका और कनाडा के संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया है। कार्नी ने अमेरिका के साथ रिश्ता खत्म होने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, अमेरिका के साथ हमारा अर्थव्यवस्थाओं, सुरक्षा एवं सैन्य सहयोग पर संबंध आधारित था, लेकिन अब हमारा अमेरिका के साथ पुराना रिश्ता खत्म हो गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री का बयान इस बीच आया है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने को लेकर फैसला लिया है। ट्रंप ने अमेरिका में निर्मित नहीं होने वाली सभी वाहनों पर 25% टैरिफ की घोषणा की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल भारत का दौरा करेंगे। 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद उनकी ये पहली भारत यात्रा होगी। मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने गुरुवार को पुतिन के भारत दौरे की जानकारी दी। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि पुतिन की भारत यात्रा के लिए तैयारियां चल रही हैं, हालांकि उन्होंने कोई निश्चित तारीख नहीं बताई। 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में ये यात्रा जून के बाद होने की उम्मीद है और इसमें रक्षा, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा होगी।
वर्ष 2024 में 2 बार मिल चुके दोनों नेता वैश्विक बदलावों के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना चाहते हैं। फिलहाल विदेश मंत्रालय ने अभी औपचारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि तारीखों पर चर्चा चल रही है, क्योंकि ये पुतिन मोदी शिखर सम्मेलन का एक निर्धारित दौरा है जो हर साल दोनों देशों में एक के बाद एक आयोजित होता है। भारत की रोशनी नादर दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला के रूप में उभरी हैं। HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन रोशनी नादर को भारत में तीसरी रैंक हासिल हुई है। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार 3.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ वो वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 महिला अरबपतियों में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और MD मुकेश अंबानी के 8.6 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ भारत के सबसे धनी व्यक्ति के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में दूसरे नंबर पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की बात करें तो टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। और अब बात देश के बढ़ते घरेलू ई रिटेल बाजार की। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के ई रिटेल बाजार में 2030 तक 18% की वृद्धि का अनुमान है। क्विक कॉमर्स, ट्रेड फर्स्ट कॉमर्स और हाइपर वैल्यू कॉमर्स के बढ़ते ट्रेंड के बीच घरेलू ई रिटेल बाजार 2030 तक GMV में 170-190 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। बैन & कंपनी और फ्लिपकार्ट की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा ई रिटेल शॉपर बेस बन चुका है। साल 2024 में शॉपर बेस 27 करोड़ से अधिक रहा। देश का ई रिटेल बाजार 2030 तक मौजूदा 60 अरब डॉलर से 3 गुना होने का अनुमान है। वहीं खुदरा बाजार का आकार 2024 में $1 ट्रिलियन से अधिक था और ऑनलाइन चैनल के बढ़ने के बावजूद ये एक महत्वपूर्ण चैनल बना हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने टैंक रोधी हथियार प्लेटफॉर्म्स के ट्रैक्ड संस्करण नाग मिसाइल सिस्टम की खरीद के लिए आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड से और लगभग 5000 हल्के वाहनों को खरीदने के उद्देश्य से फोर्स मोटर्स लिमिटेड तथा महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। सशस्त्र बलों की सुविधा के लिए इस सौदे की कीमत लगभग 2500 करोड़ रुपए है। भारतीय स्वदेशी रूप से परिकल्पित, विकसित और निर्मित श्रेणी के तहत इन अनुबंधों पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। इन दोनों सौदों से स्वदेशीकरण और राष्ट्रीय रक्षा उपकरण विनिर्माण क्षमताओं में वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं में घटकों व उपकरणों के विनिर्माण के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को प्रोत्साहन देते हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं निहित हैं। ये खरीद कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। ये सौदा कई मायनों में देश के रक्षा बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण तथा स्वदेशी उद्योगों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला द्वारा विकसित NAMISTR हथियार प्रणाली की खरीद के लिए अनुबंध की कुल लागत 1800 करोड़ रुपए आंकी गई है। ये मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की टैंक रोधी क्षमता के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो विभिन्न प्रकार की सैन्य गतिविधियों में भारतीय सेना की कार्यकुशलता को बढ़ाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग में आज शाम चेन्नई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आमने सामने होगी। दोनों टीमों ने अपने पहले मैच में जीत हासिल की है। RCB ने अपने पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने पहले मैच में मुंबई इंडियंस को मात दी। वैसे चेन्नई की टीम अपने घर पर काफ़ी मजबूत रही है। चिपॉक के मैदान पर RCB की टीम CSK की टीम को 2008 के बाद से अब तक नहीं हरा पाई है। वहीं इसके सीजन में दोनों टीमों के बीच 2 बार भिड़ंत हुई थी, जहां दोनों ने एक एक बार जीत हासिल की थी।
भारतीय महिला पहलवान रितिका हुड्डा ने सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है। फाइनल में उनका सामना किर्गिस्तान की पहलवान एपेरीमेदेत से था, जहां उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। रितिका के प्रदर्शन की खास बात यह रही कि उन्होंने बिना कोई अंक गंवाए फाइनल तक का सफर तय किया था। रितिका ने साल 2023 में अस्ताना में आयोजित हुए सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया था। वहीं रितिका अंडर 23 की विश्व चैंपियन भी रह चुकी हैं। अपनी इसी कामयाबी के बल पर इस पहलवान ने पेरिस ओलंपिक में भी अपनी चुनौती पेश की थी। अपनी 7वीं मियामी ओपन खिताबी जीत के लक्ष्य के साथ खेल रहे सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अमेरिकी सेबेस्टियन कोडा को 6-3, 7-6, 7-4 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। जोकोविच अब सेमीफाइनल में बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव से भिड़ेंगे। ये मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा। 33 वर्षीय दिमित्रोव के खिलाफ जोकोविच का रिकॉर्ड 12-1 का है। दिमित्रोव 2024 में इस टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचे थे। वहीं जोकोविच इस बार अपने करियर के 100वें खिताब को जीतने के लिए प्रयासरत है। बेलारूस की आर्यन सबालेंका ने मियामी ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल मुकाबले में सबालेंका ने जेस्मिन पाउलिनी को 6-2, 6-2 के सीधे सेट में हराया। फाइनल में सबालेंका का मुकाबला तीसरी वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला से होगा, जिन्होंने फिलीपींस की 19 वर्षीय एलेक्जेंड्रा एला के खिलाफ जीत दर्ज की थी। और इन्हीं खबरों के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।